बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नया दिन तो नहीं कह सकते, एक दिन का अच्छा खासा हिस्सा बहुत बेहतर तरीके से गुजार चुके हैं। आज बहुत अरसे के बाद एक नॉर्मल शो का स्टार्ट है। मैं हूँ इमरान और मैं हूँ अरमल हसन। एग्जैक्टली नॉर्मल शो का आगाज़ है। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग थी और जो हमारा खैर रमज़ान ट्रांसमिशन जो हम एक्सप्रेसो के लेके थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, लेकिन स्टिल इस बात को मेक श्योर करेंगे कि रमज़ान चूँकि आ रहा है, गुजर रहा है इसमें, और इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स रमज़ान के हवाले से भी रखेंगे। लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग जहाँ हमारे मुल्क का हिस्सा है वहाँ हमारे शो का हिस्सा है, उस पर भी हम बात करते हैं। बिल्कुल, उस पर बात करते रहेंगे। बात करना बहुत ज़रूरी है। और सियासी सूरत हाल को लेकर आपको पता है कि कुछ इस वक्त जो गाड़ी है वो पटरी के ऊपर चढ़ी है। हम अगर हुकूमती मामले की बात करते हैं या सियासी मामलात की बात करते हैं, इमरान खान का जो 3.5 साल इक़्तिदार था, बल्कि 3.25 साल तकरीबन, वो ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना पहला खिताब भी किया, हमने आपको बराह रास्त भी सुनाया था। उन्होंने भी हर नए वज़ीर आज़म की तरह एक धुआंधार खिताब किया। कई दावे वादे, सियासी, मुआशी, सिफारती, अवामी रिलीफ के बड़े बड़े ऐलानात किए। और हम अगर वफाकी काबीना की तश्कील के बाद की बात करते हैं तो इस वक्त उस ऐलान के बाद या उस खिताब के बाद सबसे अहम मरहला यही है। और इस हवाले से इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें मुशावरत जारी है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि रात तक आज जो वफाकी काबीना की जो तश्कील है इसकी काफ़ी हद तक जो हतमी शक्ल है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। और मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो इस वक्त सियासी, माशी और सिफारती महाज समेत कई चैलेंजेस का सामना, इस पर हम बार बार बात भी करते आए हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन 1.5 साल के इस मुख्तसर अरसे में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं यह आइंदा 3-4 माह में पता चलेगा बाकायदा तौर पर। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया है। उन्होंने नई हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसका मुजाहरा उन्होंने कल किया कौमी असम्बली में, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी ने PTI के बिहाफ पे तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया लेकर अब वो सड़कों पर निकल चुके हैं और भरपूर एहतजाज का फैसला भी किया है। कल वो पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं, जबकि 17 अप्रैल को वो कराची में मज़ार कायद पर जलसा करेंगे। और नई हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से बात करें और साबिक वज़ीर आज़म की इमरान खान की जो मौजूदा हिकमत अमली है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, थैंक यू वेरी मच। और इस जो नया पाकिस्तान था और पुराने पाकिस्तान में शायद ये आपका पहला तज्जिया होगा, और इस हवाले से ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में बड़ी एक जो कह लें थ्रिलिंग किस्म की पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस मुल्क में हुई। इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया। कल हमने देखा कि उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर भी की, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी जब वो इक़्तिदार में आए थे उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। कल के खिताब के शहबाज शरीफ को आप किस तरह से देखते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, और ओवरऑल इस पॉलिटिकल सिचुएशन पे आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, उनका खिताब धुआंधार ज़रूर था, लेकिन एक ज़रूर डिफरेंस था, क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो अपोजिशन ने उन्हें एहतजाज किया था और उन्हें खिताब नहीं करने दिया था। बहुत ज़्यादा हंगामा आ रही थी, लेकिन क्योंकि इस सेशन के दौरान अपोजिशन तो थी ही नहीं, तहरीक इंसाफ जो है वॉकआउट कर गई थी, तो इसलिए उनके लिए एक समझ लें कि फ्री लाइसेंस था। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क नज़र आया कि इसके अंदर खास करके खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो आपको लगेगा कि ये जो नए वज़ीर आज़म आए उसमें आपको रेटरिक कम नजर आएगा, कि वो इमरान खान साहब जिस तरह से वो मगरिब का पॉलिसी हो पाकिस्तान को या इस खिते को लेकर के, अमेरिका हो या भारत हो, अगर आप इमरान खान साहब के खिताब देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको रेटरिक नजर आता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उनके खिताब अगर आप वो खिताब देखें तो उसमें आपको यकीनी तौर पर एक नजर आता है कि रेटरिक नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज बकौल उनके हुआ है गुज़श्ता दौर में उसको रिपेयर किया जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक और फ़र्क, वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो रिकन्स्ट्रक्शन मफाहमत की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा। अगर आप शहबाज शरीफ को देखें तो उनको अदराक है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं खास करके मुआशी एतबार से, तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक जमात जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सके। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हमें अगर इस डूबती कश्ती को निकालना है, किसी किनारे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। रिपीट किया उन्होंने बार बार, और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मेरे ख्याल में एक बुनियादी जो फ़र्क था। लेकिन अब देखना ये है कि किस हद तक, क्योंकि एक तो पहली बात है कि उनके पास अगर कोई
मामलात खराब नहीं होते, तो बेसिकली तो 15 माह हैं उनके पास, और एक वो कोalition गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं, तो क्या वो जितनी वो बातें कर रहे हैं, क्या उनके पास इतना मैंडेट है, इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो कुछ करना चाहें भी तो कर लेंगे? ठीक है कामरान, इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो जलसे करते थे, हुकूमत में थे तो जलसे करते थे, अब दोबारा हुकूमत में नहीं है तो जलसे करने जा रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है, ये क्या स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? देखें, जो क्रिटिक्स हैं वो समझते हैं कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर एक अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर-ए-आज़म साबित नहीं हुए, लेकिन जो एज अ अपोजिशन लीडर हैं उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, वो अपोजिशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं और शायद वही रोल उनको सूट करता है, तो ये उनका एक फेवरेट मेरे ख्याल में ग्राउंड है जिस पर वो खेलते हैं। तो यकीनी तौर पर, और अगर आप इस दफ़ा अगर जो अपोजिशन वो करेंगे तो उसमें मजीद आपको एक सख्ती नजर आएगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है, आप ये देखें कि उनके जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये उनको ज़ेब नहीं देता कि ये सेशन वो चेयर करें। फिर जो सदर थे अलवी साहब, उनकी जमात से हैं, वो बिल्कुल आखिरी मिनट में उनकी तबीयत ख़राब होगी, नासाज होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उन्होंने हलफ नहीं लिया। और सबसे बढ़कर बात की, ये जो डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म थे जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होती है, इवन वो तक उसको एक्सेस नहीं दिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वो इमरान खान साहब की कोई ज़ाती प्रॉपर्टी तो थी नहीं, लेकिन उसको भी उन्होंने आर्काइव करके एक्सेस नहीं दिया जो नए वज़ीर आज़म आए। तो उससे आपको अंदाजा होता है कि कितनी ज्यादा बिटरनेस है इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म, अभी आदत भी नहीं खैर अभी हुई, साबिक जो वज़ीर आज़म है, कितनी ज्यादा बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस जो है वो मुझे लगता है कि मजीद बढ़ेगी जब अब ये जलसे जुलूस करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो कुछ ऑपोजिशन के बारे में, जो अब ज़ाहिर है हुक्मरान जमात बन गई है, जो कुछ कहा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अच्छे साबित तो नहीं हुए, शायद जो हुए हैं, लेकिन वो बतौर ऑपोजिशन यकीनी तौर पर बहुत टफ टाइम दिया भी है और मजीद मेरे ख्याल में टफ टाइम देंगे। अब ये जो हुकूमत है, अब ये हुकूमत इसको टफ टाइम देंगे। और ऑलरेडी कामरान, इस हुकूमत के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी किया, चाहे वो मईशत हो, सफारती हमारे ताल्लुकात हो, वो अमेरिका के हवाले से हो, या दीगर मसला कश्मीर को लेकर बहुत सारे इशूज़ हैं। और इन चैलेंजेस को केटर करना, ओवरकम करना शहबाज शरीफ साहब के लिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है। खुद शहबाज शरीफ ने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त इन डायर स्ट्रेट्स है। अगर आप देखिए, उन्होंने जिक्र किया कि तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा, तारीख का सबसे बड़ा जो तिजारती खसारा होने जा रहा है, फिर आपकी जो अफरात ज़र है यानी कि महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है, फिर आपके जो बैरूनी कर्जे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और यकीनी तौर पर ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिसको देख करके शायद PMLN के अंदर और अपोजिशन जमातें जब इक़्तिदार में नहीं आई थी, वो ये सोचते थे कि क्या उनको ऐसे मौके पर ये सूट करता है कि वो इक़्तिदार में आए, गिवन द फैक्ट कि मईशत इतनी बुरी उसके हालात हैं, ये ना हो कि जो तमाम मलबा है, जो गलतियां तहरीक इंसाफ की हुकूमतें की, वो भी उनके आन पड़े। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कमिटेड तो हैं, कम से कम एक काम उन्होंने काम किया, अनलाइक जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे, सुबह 7 बजे ही वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए थे। जी, ये और तो उन्होंने टाइमिंग चेंज कर, ये तो वैसे सरकारी हलकों में तो कुछ खास सराहा नहीं जाएगा छुट्टी के अमल को खत्म करना, चूंकि आदत पड़ जाती है ना अमल को, और सुबह 8 बजे ऑफिस आना है। तो अच्छा, एक कामरान, बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन इसमें, ये आपको याद होगा 2008 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक इत्तेहाद उस वक्त भी बना था, एक जॉइंट कैबिनेट उस वक्त भी बनी थी जब नून लीग के वुज़रा आए थे पीपल्स पार्टी के साथ, और आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कितना, शायद 1-1.5 महीना चला था ये इत्तेहाद और फिर ये खत्म हो गया था। अब ये तजर्बा जो दोबारा होने जा रहा है कैबिनेट की तश्कील के हवाले से, एक्चुअली मेरा सवाल है कि बराह रास्त बज़ाहिर इस सारी कैबिनेट को लीड तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के वज़रा शामिल हैं, हर जमात के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी समाओ हैं अपने अपने इलाकों को लेकर, अपनी अपनी पार्टी पॉलिसीज़ को लेकर। तो आपके ख्याल में, एक तो क्या ये इत्तेहाद आपको चलता नज़र आता है, नंबर 1, नंबर 2, क्या वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब इन जमातों में आ चुकी है कि इन्होंने मुल्क के लिए काम करना है, अदर देन देयर पार्टी एंड देयर एरिया एंड लिसानी बुनियादों के ऊपर जो ये लोग करते रहे हैं? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आपने बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि PMLN और पीपल्स पार्टी दो के बाद में भी इनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, लेकिन एक मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है, एक थ्रेश होल्ड यानी कि एक रेड लाइन इन लोगों ने जरूर सेट की हुई है
तो ये तो उनके अंदर, क्योंकि 90s में जो कुछ होता रहा इन दोनों जमातों के दरमियान, तो उसके बाद मिसाक जमहूरियत भी हुआ, वो कितना काबिल अमल था या कितना उस पर अमल दरामद हुआ, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कम अज कम ये जो दो बड़ी जमातें हैं, इनको एहसास जरूर है कि जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो कोई एक बाई पार्टिसन कंसेंसस चाहिए। अब ये जो कोalition है वो कितना चल सकेगा, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। ना सिर्फ दो बड़ी जमातें बल्कि फजलुर रहमान साहब भी हैं, फिर MQM है, फिर जो कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, उन सारों को अकोमोडेट करना है। आई थिंक जो ये जो कोalition है, इनका जो बुनियादी तौर पर जो फोकस है, एक तो वो जो इस्लाहात चाह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, कुछ इकदामात जो तरीके इंसाफ की हुकूमत करके गई उसको वो वापस करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो इस्लाहात जरूरी हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। जो ब्रॉडर एजेंडा है इकोनॉमिक हो या फॉरेन पॉलिसी का, मुझे नहीं लगता कि ये जो कोalition है गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देगी। और अगर एट बेस्ट मुझे लगता है कि जो इत्तलात भी हैं कि तमाम जमातों को ये सूट करता है कि अर्ली इलेक्शंस हों, इतना अर्ली नहीं जो तरीके इंसाफ चाह रही है। शायद ये जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि मे बी 6 months 7 months 8 months, शायद इससे आगे ये ना जाए, और शायद यही बुनियादी तौर पर फोकस भी है इन जमातों का कि जो नेसेसरी और जरूरी जो रिफॉर्म्स हैं वो की जाए, खास करके जो इलेक्शंस के हवाले से इस्लाहात हैं वो की जाएं, एंड देन इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और जिसको भी मैंडेट मिले फिर वो मेजर जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, इसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं, हमें मालूम है, एक PMLN है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके अलावा दीगर जमातें भी हैं, लेकिन इन दोनों जमातों का कद ओबियसली बड़ा है। हमने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, जब कुछ थोड़ा सा रिफ्ट का सा एक माहौल बन गया था पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे आके कहा था कि अब मैं लाहौर में आके बैठूंगा और लाहौर में आके मैं सियासत करूंगा, और फिर वो लाहौर में आके बैठे भी थे, आपको याद होगा। बिलावल ने भी कुछ ऐसा ही किया था, और पंजाब में पार्टी की तंजीम 9 के हवाले से बड़ा फोकस किया गया था, और एक रिसेंट जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें बड़े अच्छे वोट भी पड़ गए थे पीपल्स पार्टी को। तो एक ये भी सवाल उठा था कि क्या दोबारा से रिवाइव कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या जो अपने अपने इंटरेस्ट हैं पार्टीज के, वो इन 3 4 5 महीनों में इस नहज पर पहुंच पाएंगे कि एक फार्मूला तय पा जाए दोनों के दरमियान, जैसे कि पहले चलता रहा है? या आपको लगता है कि नहीं, जब पॉलिटिक्स जो आगे बढ़ेगी, इलेक्शन करीब आएगा, ये दोनों जमातें वैसे ही एक दूसरे को टारगेट करेंगी जैसे पहले करती रही हैं? आई थिंक जब इलेक्शन करीब आएगा या जब इलेक्शन होगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक वो डिफरेंट बॉल गेम होती है। क्योंकि अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखा जाए कि शहबाज शरीफ का ताल्लुक ज़ाहिर PMLN से है, तो कहीं ना कहीं अंदर से पीपल्स पार्टी तो ये नहीं चाहेगी कि शायद इस ब्रीफ पीरियड में भी शहबाज शरीफ इतने कामयाब हो जाएं या इतना कोई अच्छा काम कर जाएं कि आगे इलेक्शन में चल के उनको फायदा हो। लेकिन एक बात जरूर है जो फर्क है कि पीपल्स पार्टी सिंध का एक मौक़िफ़ है, ज़रा जरदारी साहब जो आपने जिक्र किया जो माजी में जो कुछ हुआ, लेकिन जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी है उनको पता है कि PMLN का जाहिर है कि वहां पे वोट बैंक है, और पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के अरकान है उनको लगता है कि अगर उनका कोई चांस है कि कुछ सीटें वो जीत सकते हैं तो वो PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट करके जीत सकते हैं। तो पंजाब की जो PPP की लीडरशिप है वो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि उनके ताल्लुकात PMLN के साथ इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले खराब ना हो। तो ये एक थोड़ा सा बुनियादी तौर पर डिफरेंस है। और बाकी जो आपने एक हवाला दिया कि जब PDM की तहरीक बिल्कुल अरूज पे थी और एकदम से फिर जरदारी साहब बीच में से निकल गए, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने कलीदी किरदार अदा किया, और वो ये था कि उस वक्त जो हमारे जिम्मेदार इदारे हैं वो न्यूट्रल नहीं थे। वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, और उन्होंने वो डिसाइसिव रोल प्ले किया कि जब PDM बिल्कुल एक अपने शायद लॉजिकल एंड पे जाने वाली थी, कोई मार्च की बात हो रही थी, इस्तीफों की बात हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने बड़े तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए पीपल्स पार्टी को उससे अलग कर दिया। लेकिन जब मुक़तदरा इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हुए, तो फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी सेंस किया कि ये हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब गवर्नमेंट पे स्ट्राइक करना, और फिर आपने देखा कि वो कामयाब भी हुए। कामयाब भी हुए। अच्छा, दूसरी जानिब कामरान, अब हम जिस हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले उस मरासले का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि वो उस मरासले को कौमी सलामती कैमरा, जो कौमी सलामती कमेटी है उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग चाहते हैं, जिसे PTI ने तो मुस्तरद कर दिया। ऑब्वियसली ये वो चीज़ है जिसको कल स्पीकर साहब ने भी लहराया, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना ये बयानिया बना लिया कि ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है कि उनकी हुकूमत को गिराना और शहबाज शरीफ साहब का आना। ऑब्वियसली अब PTI की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन स्टिल इस मरासले को लेकर फॉर द लॉन्गर रन बहुत सारी मुश्किलात PTI के लिए भी हो सकती हैं, ऑपोजिशन में रहकर भी। सो इस हवाले से भी आप अपना कॉमेंट दीजिएगा।
देखिए, जहां तक मरासले की बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर जो पब्लिक पोजीशन तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एक ले रखी है कि जो उनको इक़्तिदार से हटाया गया है, वो अमरीकी साजिश है और ये वो मरासले का हवाला देते हैं। लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर तहरीक इंसाफ के जितने जो लोग हैं, वो वर्कर हैं या जो उनके वुज़रा हैं, जो अब साबिक़ वुज़रा हैं, उनसे बात करें, तो वो इशारा किसी और तरफ करते हैं। आज बल्कि शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था और उसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि बुजुर्गों ब्लंडर हो गया है। जी जी, वो किसको कह रहे हैं? वो बुजुर्ग जो हैं वो क्या अमेरिका है? तो मतलब वो इशारों का नहीं, में बात को कहीं और तरफ कर रहे हैं। तो ये खुद भी पता है तहरीक इंसाफ को कि अगर साजिश हुई है तो वो अमेरिका ने नहीं की, किसी और ने की है। और दूसरा, जहां तक मरासले की बात है, इस पर सबसे पहले मैंने ही स्टोरी की थी जब 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद के जलसे में वो मुबैना लेटर लहराया कि इस तरह की साजिश है, और उसके 2 रोज बाद मैंने जो स्टोरी की, तो उसमें उस वक्त भी जो पाकिस्तान के तमाम जो अस्करी हल्के हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बिल्कुल इस जो दावे को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा यस, डिप्लोमेटिक केबल जरूर थी, उसमें सख्त अल्फाज का इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन ये कहना कि उसके अंदर कोई बैरूनी साजिश का पहलू है या ये जो तरीके अदम एतमाद है इसके पीछे अमेरिका है, इसके कोई सबूत नहीं मिले। और अब जब ये शहबाज शरीफ आ गए हैं और उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग का जिक्र किया है जिसमें अस्करी क़यादत भी शायद वहां पे आएगी, तो लगता ही है कि कुछ दिनों के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुब्बारे से भी हवा, अस्करी क़यादत की तरफ से भी बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट जब आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं। ठीक है कमरान, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन आप चूंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, आप इसको कवर भी करते हैं, आपको पता है। ज़रा बताइए कि फॉरेन एंड के ऊपर या डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी एंड के ऊपर, विच पॉलिसी यू थिंक एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एनालिस्ट के बेहतर रहेगी शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, और जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए? देखिए, जो उन्होंने खिताब किया उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि एक बैलेंस पॉलिसी को लेकर के चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो पुराने या गड़े जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जाए। और जहां तक बात है सऊदी अरब के विजिट की, तो ये कोई हैरान कुन नहीं होगा। रिवायती तौर पर जब भी पाकिस्तान में कोई नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है तो उसकी पहली जो डेस्टिनेशन है वो होती सऊदी अरब है, और उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो चीन के दौरे पर भी जाएंगे। तो उनकी जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि अगेन एक पीसफुल नेबरहुड, जो इमीडिएट हमारे नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। फिर खुद शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उनके साथ बराबरी की सतह पर हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। तो फोकस मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब के कुछ जो बयानात, जो रेटरिक उन्होंने किया, जो बज़ाहिर डैमेज हमारा रिलेशनशिप वेस्ट के साथ और इवन हमारे कुछ दोस्त ममालिक के साथ, तो इनका फोकस होगा कि उसको रिपेयर करना, उस डैमेज को रिपेयर करना, तो यही उनका फोकस होगा मेरे ख्याल। ठीक हो गया, यही फोकस होगा कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। थैंक यू कामरान यूसुफ, बहुत शुक्रिया कि आपने शो का हिस्सा बने, ऑब्वियसली तज्जिया दिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी। अब शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी नशस्त संभाली और आज पहले ही दिन बहुत वो एक्टिव भी नजर आए, और जिस तरह से उन्होंने माशी पॉलिसियों के हवाले से दीगर मामलात को अपने फोकस में रखा है, अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ और जो कयास हमने पिछले कुछ दिनों देखा है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में। आपको एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको दिखाते हैं मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ आज फ़कीर खाना म्यूजियम में कुछ नवादरात बिलखुसूस ख़त्ते कूफ़ी के हवाले से बात कर रही हैं। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछले सेगमेंट में हमने आपको मोहरे नबूवत, ख़ते कैरामूज़ और ख़ते मदनी के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमसे वादा किया था कि आप अगले सेगमेंट में हमें ख़ते कूफ़ी के बारे में बताएंगे और ख़ते कूफ़ी का कुरान पाक भी दिखाएंगे। कूफ़ी जिसको हम कहते हैं वो मौला अली के हवाले से कूफ़ी कहा जाता है। आप मदीना छोड़ के कूफा उनको जाना पड़ा, सियासी हालात ऐसे थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब कूफा आए तो उन्होंने फिर जो कुरान लिखे और कुरान को कंपाइल किया, तो 400 साल तक कुरान पाक हुक्म ये था कि इसको सिर्फ चमड़े पे लिखना है। 400 साल तक कुरान पाक चमड़े पर लिखा जाता था और ख़त कूफ़ी में लिखा जाता था। फिर मैं आपको ताज़ा कर देता हूँ, जो ख़त कैरामूज़ था जिसमें मोहरे नबूवत है, वो उसके हरूफ तहज्जी 24 थे।
हज़रत अली ने उनको 28 किया था, और 28 किस हवाले से किया था कि चांद की 28 मंजिलें होती हैं। ये नंबर्स का, अब जहाँ पे लफ्ज़ होगा वहाँ पे नंबर्स की भी बात होगी। न्यूमरोलॉजी के हज़रत अली अलैहिस्सलाम माहिर थे। हमें इसके बारे में बताएं। जिस तरह अभी आप देखें, अगर हम एक चीज़ लिखते हैं जैसे 7 8 6, इसका हम मतलब लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके अदाद 786 हैं। तो फ़कीर साहब, ख़त कूफी में लिखा गया कुरान पाक आपके पास कैसे पहुंचा और ये कितना पुराना है? जो मैं अभी आपको ज़ियारत करवाता हूँ जिस कुरान की, ये है 730 AD का। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, वो चमड़े पे लिखा हुआ है और 400 साल तक चमड़े पे लिखे जाते थे, उसमें ज़ेर ज़बर नहीं पड़ी, और ये सारा सिलसिला है। तो जी मैं सबसे पहले, आपको इजाज़त है तो मैं आपको, अगर आप देखना चाहें, ये कुरान दिखाता हूँ। माशाअल्लाह। और ये ख़त कूफी है? ये ख़त कूफी है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 चश्मी है भी आपको नज़र आएगी, और ये कि नुक्ते भी नज़र आएंगे, बे के नीचे भी नुक्ते नज़र आएंगे, और यही कमाल था जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। तो उन्होंने ख़त मदनी को बहुत खूबसूरत कर दिया। और ख़्याल रखिए, ये कुरान चमड़े पर है। ये किस चीज़ का चमड़ा है? हिरन के चमड़े पर। हिरन के चमड़े पे है ये। मुझे लग रहा है ये कागज़ है। कोई ऐसी चीज़ अगर आपके पास है, कोई ख़जाना फ़कीर खाना म्यूज़ियम में अगर मौजूद है, तो वो मुझे देखना है। न्यूमरोलॉजी के हवाले से मेरे पास हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो तावीज़ है जो आपने फ़तह खैबर पे इस्तेमाल किया। अरे माशाअल्लाह। ये तैमूरी तबरुकात का हिस्सा है। अमीर तैमूर ने दमिश्क जब फतह किया था बायज़ीद यल्दरब से, तो खिराज में उसने ये तबरुकात हासिल किए थे, और ये फिर अमीर तैमूर के ख़ानदान में चले और बाबर तक पहुँचे। तो बाबर के ख़ानदान में चलते हुए ये आखिरी मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह तक पहुँचे। उसका एक हिस्सा हमारे पास इस वक्त फ़कीर खाना में महफूज है, और वो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तावीज़। इस तावीज़ को कहते हैं सद दर सद फतह नामा। फ़कीर साहब, ये सद दर सद का मतलब क्या है? 100 into 100। ओके। खैबर वालों ने, अंतर ने और हारिस ने और मरहब ने तौरात, ज़बूर और इंजील के राइबों को इकट्ठा कर लिया था और जायचा खिंचवा लिया था, और कोशिश की थी कि हमें कुछ 40 साल तक फतह ना कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने नबी पाक को ख़त लिख के कहा कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो और तुम्हारा दीन सच्चा और हमें फतह कर लो। तो ये एक जंग थी, ये इल्म की जंग थी। वो तो वाक़या पड़ा है कि जब आप खैमे में थे और लोग जाते थे खैबर में की जंग करने के लिए, तो उनके तीर लाकर हो जाते थे, घोड़े लड़खड़ाना शुरू हो जाते, बीमार पड़ जाते थे। उनकी जादू के असरात इतने ज़्यादा, इतने परेशान हो गए हमारे सहाबा कराम के, या रसूलुल्लाह क्या माजरा है। और 39 डेज़ तक इन्होंने कोशिश की, और फाइनली ये होता है कि खैबर के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम निकलते हैं, उनको आवाज़ दी जाती है, वो तशरीफ़ लाते हैं और अलम, फ़तह का अलम उनके हाथ में देते हैं। वो इल्म की जंग हज़रत अली ने जीती थी। फ़कीर साहब, अब मुझे वो तावीज़ तो दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी कराता हूँ। माशाल्लाह। यहाँ पे मेरे पास 1 नंबर है और आपके हाथ के नीचे 10,000 है। तो इसमें 100 into 100 खाने हैं। 10,000 खाने हैं। ये देखें, यहाँ पे इसका कुछ लिखा हुआ भी है। बिल्कुल। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फतह नामा सद दर सद अज अदाद मुख्तजरा हरूफ तौरा ज़बूर अंजील दर सहीफ़ा कुरान। उनके जादू का तोड़ कुरान पाक से किया गया, सहीफ़ा कुरान से किया गया। और नीचे पढ़ो, इसके नीचे ये कोई कुलिया शम्स है। ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो शायद इसको पहचान सकते हैं और इसका तर्जुमा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फ़कीर साहब, कूफी के कुरान को देखकर और हज़रत अली के तावीज़ को देखकर आज आपने मेरा दिन बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये बताएं, जो कुरान पाक हमारे घरों में और मसाजिद में मौजूद है, वो कौन से ख़त में लिखा गया है? इस ख़त को ख़त नस्ख़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगले एपिसोड में उस ख़त नस्ख़ और इस्लाम का सबसे बड़ा आर्टिस्ट जिनका नाम इब्न बुकला था, उसके बारे में हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़कीर साहब। तो नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको कूफी कुरान की ज़ियारत करवाई और इसके साथ साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजूह के तावीज़ की भी ज़ियारत करवाई।
अगले आने वाले सेगमेंट में हम आपको ख़त-ए नस्ख और इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। खुशामदीद आपको एक बार फिर। आप एक्सप्रेसो खैर रमज़ान देख रहे हैं और अब आपकी मुलाकात हम करवाते हैं डीसी इस्लामाबाद से। हमना खालिद उनके पास गई हैं, उनसे कुछ इस्लामाबाद के मसाइल को लेकर, उनके करियर के हवाले से गपशप हुई है। सो ये सेगमेंट आपको दिखा दें। अस्सलामुअलैकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज मेरे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर हमजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो करंट सिचुएशन पे ही है। मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो सियासी कह लें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी +50 जा रहा है, तो बड़े बड़े जलसे भी हुए, तो आपने ये सब कुछ किस तरह से मैनेज किया? इस्लामाबाद में बड़े सख्त हालात थे और जो हमें स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट्स दे रही थी वो थ्रेट अलर्ट्स भी इशू कर रही थी और ये भी कर रही थी कि क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में शायद कि इस्लामाबाद के अंदर दोनों जो मेजर पार्टीज हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, वो दोनों जुलूस कर रहे हैं। और आपको पता है इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, छोटा सा शहर है, तो एक जुलूस पे जाने के लिए दूसरे जुलूस के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट भी थी। उसमें जो हमारी सक्सेस थी एक तो ये थी कि हमने लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत विजिलेंट रहे, पहले से तैयारियां शुरू कर दी, रूट्स किए, बैनर्स लगाए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बार बार इंगेज करके उनको समझाया कि उन्होंने किस रूट से जाना है, किसने इस रूट से जाना है। राइट जिस दिन जलसा था इस्लामाबाद के अंदर, जब दोनों पार्टीज मौजूद थी, तो मैं खुद दोनों के दरमियान में खड़ा रहा उस पॉइंट पे कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो तो हम फौरी तौर पे अवेलेबल हों। 72 आवर्स एट अ स्ट्रेच पुलिस और इंतजामिया ने ड्यूटी दी है बगैर सोए हुए। 72 आवर्स तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर खैरियत से हो गया। हमारा ख्याल था कि उस दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डेली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। तो हम 18 मार्च के बाद से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हैं, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब करंटली रमज़ान भी आ गया है और हर साल हम यही कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी लेकिन महंगी, तो ये देखिए हमने इस्लामाबाद के अंदर इस दफ़ा 17 सस्ता बाजार लगाए हैं। बल्कि मैं आपसे पूछने वाली हाँ, हमने 17 सस्ता बाजार लगाए और हम लोगों की मिन्नत कर रहे हैं कि आप हमारे सस्ते बाजारों से चीज़ें लें। वहाँ पे हम क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं और रेट भी अपना इन्फोर्स कर रहे हैं। अब 17 सस्ता बाजार लगाने के बावजूद भी लोग जो हैं वो प्राइवेट मार्केट्स में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो बजाय इसके कि वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं। आज मैंने देखा है कि लोग मतलब 100 किलो की बोरियां उठा रहे हैं, मतलब 10-10 किलो की 10-10 बोरियां उठा रहे हैं। एक बंदे ने कहा मुझे 100 बोरियां चाहिए। इसको हम कहते हैं पैनिक बाइंग। रमज़ान के पहले 10 दिन में लोगों ने सदके भी करने होते हैं, खैरातें भी करनी होती हैं, अफ्तारियां भी करनी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। जब आप पहले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं तो मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे नहीं सकता कि कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाएं आप परचेजिंग में, बाइंग में, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है कि हम सस्ता बाजार जाते हैं तो जी फ्रूट्स नहीं है, अगर फ्रूट्स हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सब्जियां नहीं है। मतलब मैं करंटली लोगों से ये सुन रही हूँ। तो हम नहीं, अभी आज के दिन मैं अभी आ रहा हूँ, अभी छापे मार के आ रहा हूँ मैं। 17-18 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं, लाखों रुपए हम जुर्माने भी कर रहे हैं। टीम्स हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिवली, मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे बहुत तेज़ी से काम हुआ वो इस्लामाबाद में हो रहा है। हमने एक ऐप लॉन्च की है, उस ऐप के अंदर सारे रेट आते हैं, तो आप जब भी दुकान के पास जाएं, आपके यार 120 रुपए किलो दूध मिल रहा है तो आप क्यों महंगा बेच रहे हैं, 130 में क्यों बेच रहे हैं, या आपका मटन की ये कीमत है आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, तो आपके पास आपके हाथ में पावर आ जाएगी। एक दूसरा, उस ऐप के अंदर हमने इनेबल किया हुआ है कि आप घर बैठे बैठे हमारी ऐप पे क्लिक करें और आपको फ्री डिलीवरी हम देंगे।
आप ना मार्केटों में धक्के खाएं, चलें आप हमारे सस्ते बाजारों में भी ना, आप घर बैठे बैठे हमारे वेंडर को इस्तेमाल करें, हम तमाम अर्बन एरिया को कवर कर रहे हैं। तो वो अब आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, आटे की कमी नहीं है, चीनी की नहीं है, खजूरों की नहीं है, फलों की नहीं है। लीमू का ये सीज़न नहीं है, इसलिए लीमू की प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, 300-400 तक चली जाती है। इवन टमाटर सुने बहुत एक्सपेंसिव, टमाटर नीचे आना शुरू हो गया, 200 के करीब चला गया, अभी दोबारा वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब 100 के करीब आना शुरू हो गया और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे टमाटर जो है ना नीचे आ जाएगा। भिंडियाँ मैंने सुना कल परसों एक आंटी से कहती हैं यार भिंडियाँ जो है वो 300 रुपये किलो की, मैंने कहा नो आइडिया। नहीं, भिंडी तो महंगी नहीं है, इसमें केला भी हमारा नीचे आ रहा है, खरबूजा हमारा नीचे आ रहा है, इवन किन्नू हमने कंट्रोल में रखे हुए हैं, अनियन हमारे कंट्रोल में। देखिए गरीब तरीन आदमी जो है ना वो तो ये लीमू या टमाटर नहीं खाता, उसके लिए तो हमारी दालें होती हैं, घी होती है, दूध वगैरह होता है, आटा वगैरह होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सस्ता मिल रहा है। बाकी जो थोड़े लोग अमीर लोग हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, उसकी वजह से कोई पब्लिक एट लास्ट डिस्टर्ब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछूंगी, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं लोग आपको बहुत इनकरेज करते हैं, इवन आप सोशल मीडिया में एज एन डीसी भी बहुत हिट है एज कम्पेयर बाकी, तो ये आपका टैलेंट? नहीं, इसमें मेरा टैलेंट नहीं है, उसमें मेरी पोस्टिंग का या फैन फॉलोइंग? नहीं, पोस्टिंग का कमाल है। अच्छा, डीसी इस्लामाबाद एक ऐसा जगह है जहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% लोग सोशल मीडिया पे हैं। इससे पहले मेरी इस्लामाबाद आने से पहले मेरी गोट की पोस्टिंग थी, तो मैं आई वाज नॉट नोन इन गोट की, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया है ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैंने इस्लामाबाद के अंदर, मैंने भी, मेरे बॉस कमिश्नर ने भी, हमने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की, उस पर बहुत जोर दिया है। हमने पहली दफ़ा सिटी ऐप इस्लामाबाद बनाई जो 43 सर्विसेज दे रही हैं, तो हमने डिजिटल मीडिया उसको बहुत यूज़ किया है, डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल किया और वो फिर आवाम में उसकी पज़ीराई हुई है। आप रजिस्टर्ड हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हर कोई आपको ऑन करता है, बहुत इनकरेज करता है, स्पेशली यंगस्टर्स, यूथ। लास्ट में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी रेजिग्नेशन, मतलब 3 इयर्स का आपका टेन्योर है लेकिन प्लस हो गया, ये असल में 3 इयर्स का मिनिमम टेन्योर होता है। जो रूल्स हैं वो ये अलाउ करते हैं कि मिनिमम 3 इयर्स रखें, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट जो है वो तो साल एक के अंदर, 2 साल के अंदर भी कर देती हैं। लेकिन अगर ये कोई परफॉर्मेंस कर रहा हो तो फिर वो तो गवर्नमेंट के स्वीट विल पे है कि जब मर्जी तक रखें। इतनी टफ रूटीन में फैमिली को मैनेज करना या मी टाइम निकालना, वो कैसे होता है? फैमिली मेरी टोटली बहुत ज़्यादा, वो तो ऑलमोस्ट में भूल चुके हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि बंदा है, बस वही समझते हैं कि बंदा है, कोई आता है रात को आता है और सुबह चला जाता है। क्योंकि सुबह जब मैं उठ के जाता हूँ तो मेरे से पहले बच्चे जा चुके होते हैं, रात को जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरे बच्चे सो चुके होते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं पब्लिक की भी, गवर्नमेंट की, कि आपको रहना पड़ता है ऑन फील्ड। आप अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते, आप फील्ड से बाहर नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं बंद करके अब 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एज डीसी कहीं और ट्रांसफर होना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे, इस्लामाबाद या कहीं और? हाँ, अगर ऑप्शन है, देखिए इस्लामाबाद तो इज़ द बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, नॉट इवन इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एवरीबडी लाइक्स टू लिव हेयर, इट हैज़ ब्यूटीफुल वेदर, सीनरी, सब कुछ, लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बेस्ट चांस है। लेकिन अब इसके बाद क्योंकि मेरे पेरेंट्स लाहौर में होते हैं, तो आई वुड आइदर प्रेफर लाहौर, या मेरे इन लॉज पेशावर होते हैं, तो इनके दरमियान में देखते हैं, लाहौर या पेशावर, तो जहाँ पे हुकूमत ने भेज दिया उनकी मर्जी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये था आज का। आपको एक बार फिर एक्सप्रेसो में खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और ये कैसे हो सकता है कि हम आज उस शख्सियत को याद न करें जिनसे ये दिन मौसूम है, अगरचे कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गम लेकर आया, लेकिन ज़िक्र ज़रूरी है। आज राज़दान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैकर वफ़ा, बहर सुखा, वफ़ा ही वफ़ा, मोहसिन मुस्तफ़ा, गम गुसारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैकर इसार अज़मत व अज़ीमत, मुहाफ़िज़ा नामूस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाफ़िज़ा वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। आपके यौम विसाल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर इतना गम था कि पूरे बरस को आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल करार दिया गया। आज की औरत को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बतौर ज़ौजा उनकी मोहब्बत की पैरवी करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी की, ऐसी ही खिदमत गुजारी की कई मिसालें कायम करना चाहिए। और आजकल जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में वर्किंग वुमेन कहते हैं, उनके लिए भी
बीबी पाक की जो ज़ौजा, जो उनकी उसफ़े मुबारक है, उनका जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ा सबक है, उसमें बहुत बड़ी रहनुमाई है और मेरे ख्याल में उससे ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। आज हम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारका को याद कर रहे हैं। अभी शो का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 3 से 4 बजे तक। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे एक्सप्रेसो के ऑफिशियल हैंडल पर, और हमारी जो ऑब्वियसली ये तमाम तर जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं इसका फीडबैक मिलना हमें लाजमी है। सो अभी कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।